दोस्तों आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि सेंटअप एग्जाम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं बार बार सभी वीडियो में बताते आ रहा हूं, अगर आप सेंटअप एग्जाम को बोर्ड एग्जाम के जैसा नहीं समझते हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए प्लीज अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। देखिए, अगर आप सेंटअप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो सेंटअप एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछता है वही फिर घुमा के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है। बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ नया नहीं होता, ठीक है। इसलिए प्लीज आप लोग सीरियस होकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। जी आप क्वेश्चन को एक बार देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके सेंटअप एग्जाम के लिए। और मैं आपको 5 से 6 वीडियो कराऊंगा और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं जितने भी प्रश्न पूछने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके सेंटअप एग्जाम में, जो आपका 19 अक्टूबर से सेंटअप एग्जाम होने वाला है, सभी क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आपका लड़ने वाला है। जी हां, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप लोग को क्या करना है, एक एक क्वेश्चन का आंसर को फटाफट कमेंट करना है और जो क्वेश्चन नहीं बने उसको प्लीज नोट करके बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन मस्ट है दोस्तों, चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋतुस्राव चक्र जो है वो किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में या फिर इनमें सभी में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें सभी। यानी कि ऋतुस्राव चक्र जो है वो मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है और चिंपैंजी में भी होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? आप लोग 10th क्लास में भी इस क्वेश्चन को पढ़े हैं। अमीबा में, पैरामीशियम में या फिर ए और बी दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन जो है वो किसमें पाया जाता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। तो द्विखंडन जो है वो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। डीएनए अणु में साइटोसिन जो है वो 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? 64, 36% या फिर 85% या फिर 32%? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 32%। तो डीएनए अणु में अगर साइटोसिन 18% होगा तो एडेनिन का प्रतिशत जो है वो कितना होगा? 32%, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि करने के लिए किया जाता है? मलेरिया की पुष्टि के लिए, टाइफाइड की पुष्टि के लिए या फिर एड्स की पुष्टि के लिए या फिर कैंसर की पुष्टि के लिए? तो विडाल परीक्षण जो है वो किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइफाइड। जी हां, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड की पुष्टि के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? बी कोशिका पर, टी कोशिका पर या फिर इपिथेलियल कोशिका पर या फिर टी हेल्पर कोशिका पर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, टी हेल्पर कोशिका पर, ठीक है। तो एचआईवी निम्न में से टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है, अटैक करता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं? यानी कि वो पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलर्जन, टीका या फिर एंटीबॉडी या फिर एंटीजन? बहुत बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है, सेंटअप एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल हो जाएगा आपका एंटीजन, यानी कि ऑप्शन डी। जी हां, एंटीजन। तो ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें हम लोग एंटीजन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन को क्या बोलते हैं? हिस्टामिन बोलते हैं, सीरोटोनिन बोलते हैं या फिर ए और बी दोनों? तो बिल्कुल दोस्तों 7 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा हिस्टामिन भी और सीरोटोनिन भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलर्जी के कारण निकलने वाला जो रसायन है उसको क्या बोलते हैं? आपका हिस्टामिन भी और जो रसायन निकलता है उस रसायन को क्या कहते हैं दोस्तों? हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ये दोनों रसायन जो है निकलता है एलर्जी के कारण, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष्ट बनाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार चेक कर ले तो वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब सही आ रही है? चलिए बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज करेंगे, क्योंकि आपको इसी तरीके से एक प्रकार का बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है। अगर आप सेंटअप एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन का फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष्ट बनाता है? बिल्कुल दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। तो ये द्वितीयक केंद्रक जो है वो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष्ट बनाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस या फिर प्रभाविता या फिर उत्परिवर्तन या फिर कोई नहीं?
9 का दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा आपका एपिस्टेसिस, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक जीन जोड़ा जो कि दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ट्रांसफार्मर आरएनए, ये जो है आरएनए लिखा हुआ, ठीक है, आप लोग यहां पर ध्यान से देख लीजिए आरएनए। तो ट्रांसफार्मर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो कि संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि ट्रांसफार्मर आरएनए में पाए जाने वाले जो 3 क्षारकों का क्रम है जो कि संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधा है, उन्हें क्या कहते हैं? त्रिक कहते हैं, नॉनसेंस कोडोन कहते हैं, या फिर एंटी कोडोन कहते हैं, या फिर समापन कोडोन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा एंटी कोडोन, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ, एंटी कोडोन, बिल्कुल। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 11, बुचेरेरिया, क्या लिखा हुआ है? बुचेरेरिया बैक्रोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करती है, उसका समूह क्या होता है? प्रोटोजोआ कहते हैं, जीवाणु कहते हैं, विषाणु कहते हैं, हेलमिंथ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए। बुचेरेरिया ब्रैंकोफ्टी जो कि आदमी के फाइलेरिया रोग पैदा कर देता है, आदमी में जो फाइलेरिया रोग पैदा कर देता है, तो दोस्तों उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किसका समूह होता है वो? प्रोटोजोआ का, जीवाणु का, किसका होता है? बिल्कुल दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हेलमिंथ। क्या हो जाएगा आपका? हेलमिंथ। जी हाँ, वो जो समूह होता है वो हेलमिंथ का होता है, जिसके कारण फाइलेरिया रोग पैदा होता है आदमी में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? फेफड़ा, यकृत, या फिर स्प्लीन, या फिर आमाशय? इसलिए दोस्तों 12 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा यकृत। तो दोस्तों आप लोग अल्कोहल का सेवन ना करें, दारू शराब वगैरह बिल्कुल ना पिए, क्योंकि इसका सेवन करने से आपको जो यकृत है, जिसको हम लोग कलीजा भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कलीजा, ठीक है, कलीजा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये यकृत जो है आपका एक प्रकार का बहुत ज्यादा प्रभावित होता है अल्कोहल सेवन करने से। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? प्रभाविता, या फिर युग्मक की शुद्धता, या फिर सहलग्नता, या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा सहलग्नता, यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहलग्नता। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14, निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है? ये भी क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूं। यौन संचालित रोग, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, या फिर सिफिलिस? तो यौन संचालित रोग जो है निम्न में से कौन सा होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका स्वतंत्र अपव्यूहन। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र अपव्यूहन। तो मेंडल के निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी एक सेकंड आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिफिलिस हो जाएगा, ठीक है। और मेंडल के नियम का जो एक अपवाद है वो क्या है? स्वतंत्र, उसका जो मैंने अभी आपको तुरंत फटाफट इसका आंसर को बताया, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है सहलग्नता हो जाता है, सहलग्नता। ध्यान देंगे आप लोग। तो मेंडल के नियम का जो अपवाद है वो है सहलग्नता, और निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है? वो है सिफिलिस, ठीक है। गलत बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज आप लोग कमेंट करेंगे। हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, इंसान से गलती होती है, वो कमेंट करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूं, क्योंकि एक एक ऑब्जेक्टिव दोस्तों बहुत मायने रखता है। एक नंबर आपका निकल जाएगा तो फिर हो सकता है एक नंबर से आप फर्स्ट डिवीजन कर रहे हो या फिर टॉप कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक कितना है? योजक कड़ी, अवशेषी अंग, विलुप्त कड़ी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका योजक कड़ी, यानी कि ऑप्शन ए। तो एक कितना जो है वो क्या है? योजक कड़ी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डोडो है विलुप्त प्रजाति, या फिर संकटग्रस्त प्रजाति, या फिर आपत्तिग्रस्त प्रजाति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डोजो जो है वो निम्न में से क्या है? कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन है विलुप्त प्रजाति। तो डोडो जो है वो विलुप्त प्रजाति है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन द्विविघ्नित संरचना को निम्न में से कौन द्विविघ्नित संरचना है? ये बहुत ही वीवीआई वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन द्विविघ्नित संरचना है? अंडाणु, भ्रूणकोश, युग्मनज, या फिर इनमें से सभी? 17 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, युग्मनज। बहुत बच्चे यहाँ पर इनमें से लगा देंगे जल्दी जल्दी में, नहीं। 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो है द्विविघ्नित संरचना है, युग्मनज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? सिंघाड़ा, नागफनी,
शीशम या फिर एकेसिया। तो इन्हीं में से कौन पौधा जो कि जलोदभिद है? तो दोस्तों 18 का जो राइट आंसर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा पौधा जो है वो क्या है? जलोदभिद है। तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं जो है वो कहां पर पाई जाती है? वृष्ण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फिर यकृत में? तो दोस्तों 19 का जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वृष्ण में। तो सर्टोली कोशिकाएं जो है वो वृष्ण में पाई जाती है। कहां पर? वृष्ण में। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल आपका हो जाएगा 44 प्लस XY। जी हाँ, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन बी, 44 प्लस XY। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या 44 प्लस XY होती है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में? तो दोस्तों 21 का जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। जी हाँ, तो गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित होगा दोस्तों? किस राज्य में अवस्थित है? वो है आपका असम में। तो 21 का जो राइट आंसर है, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, RNA, फिर से आ गया आपका RNA पायरीमिडीन में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल दोस्तों, साइटोसिन एवं यूरोसिल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, साइटोसिन एवं यूरोसिल। तो आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरोसिल। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डिप्थीरिया के या फिर पर्ट्यूसिस के या फिर टाइफाइड के या फिर टेटनस के। कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टाइफाइड के। जी हाँ, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टाइफाइड। तो ट्रिपल एंटीजन टीका का जो उपयोग है वो टाइफाइड के लिए होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, मीथेन का फुल फॉर्म क्या होता है? CH4। ठीक है, CH4। तो मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरो CFC हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, फिर नाइट्रोजन NO2 हो गया, N2 हो गया। ठीक है, तो इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं है दिया हुआ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी। जी हाँ, नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस नहीं है। बाकी देखिए, मीथेन में कार्बन है, क्लोरोफ्लोरो में भी कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, तो इसलिए ये जो है ग्रीन हाउस गैस है। बाकी नहीं है वो होगा नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है चिड़ियों के लिए, बाघों के लिए, गेंडों के लिए या फिर घड़ियाल के लिए? तो 25 का दोस्तों राइट आंसर जो होगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका दोस्तों बाघों के लिए, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बाघों के लिए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 26, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे क्वेश्चन को दोस्तों। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपका? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? बताएंगे निम्न में से कौन आहार श्रृंखला क्रम जो है वो सही है? एक बार चेक कर लेते हैं, वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब सही आ रही है कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छी आ रही है ना। चलिए, तो निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? घास, गेहूं और आम, बकरी, गाय और घास, घास, बकरी और शेर या फिर घास, मछली और बकरी? बिल्कुल दोस्तों, 26 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका घास, बकरी और शेर, यानी कि ऑप्शन सी। ये जो है आहार श्रृंखला का क्रम सही है। घास को बकरी खाएगा, बकरी को शेर खाएगा। अब घास को गेहूं तो नहीं खा सकता है, बकरी को तो गाय नहीं खा सकता है, घास को तो मछली नहीं खा सकता है। ठीक है, या फिर मछली को तो बकरी नहीं खा सकता है। तो आप इस तरीके से देखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घास को पहले बकरी फिर बकरी को शेर। तो इस तरीके से आप जो है दिमाग लगा के आंसर देंगे, अगर नहीं आता है तो इन केस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, न्यूक्लियोसाइड है शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस या फिर शुगर प्लस फॉस्फेट या फिर नाइट्रोजन युक्त बेस प्लस फॉस्फेट या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 27 का जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा शुगर प्लस फॉस्फेट, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ, न्यूक्लियोसाइड जो है उसका राइट आंसर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका शुगर प्लस फॉस्फेट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, गैमेट निर्माण को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस या फिर साइटोकाइनेसिस या फिर स्पोरेजेनेसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गैमेट निर्माण को कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 28 का गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो दोस्तों 29 का जो राइट आंसर होगा,
बिल्कुल आपका हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस। क्या हो जाएगा आपका? एंडोन्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ, तो 29 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, फिर एंडोन्यूक्लियस ये जो है रजिस्ट्रेशन एंजाइम है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा की, काउना की, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र की, या फिर ए और बी दोनों की। तो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है किसकी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा आपका ए और बी दोनों की, यानी कि फ्लोरा की और फाउना की, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। जी हाँ, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन डी। तो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है दोनों के द्वारा। अब देखिए दोस्तों तीनों के मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए और बी यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्लोरा और फाउना। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका? 31। द्वितीय उत्पादकता किससे संबंधित है? उत्पाद से, शाकाहारी से, मांसाहारी से? कोई नहीं। यहाँ पर द्वितीय उत्पादकता की बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बिल्कुल हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए द्वितीय उत्पादकता का यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो उत्पादक हो गया आपका किसान जो उपजाता है, और शाकाहारी जो उसको खाता है, शाकाहारी को जो खाता है मांसाहारी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो द्वितीय उत्पादकता किससे संबंधित है दोस्तों? तो 31 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फाउना की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फाइना की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द्वितीय उत्पादकता किससे संबंधित है? उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, या फिर कोई नहीं। तो द्वितीय उत्पादकता जो है वो किससे संबंधित है? बहुत ही बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। 31 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शाकाहारी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, 31 का राइट आंसर मैंने आपको बताया, अभी जस्ट आपको बताया कि 31 का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा शाकाहारी। द्वितीय उत्पादकता किससे संबंधित है? अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं केवल दूध को, या फिर किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 32 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल दूध को। तो यहाँ पर जो है पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 32 का, जी हाँ 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका केवल दूध को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपका 32 हो जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे। पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, ठीक है, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं केवल दूध को, या फिर किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, या फिर किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। जी हाँ, तो 32 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल दूध को। क्या हो जाएगा आपका? केवल दूध को। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए ही होगा 32 का, ठीक है। 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल दूध को पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, पारिस्थितिकी तंत्र होती है एक स्तरीय, द्वितीयक स्तरीय, उसके बाद द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो होती है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो 33 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, त्रिस्तरीय। तो परिभित्ति होती है, क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिस्तरीय। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 24, टी लिम्फोसाइट्स क्या है? टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में, पेट में, यकृत में, दिल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न करता है किसमें उत्पन्न करता है दोस्तों? 34 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा अस्थि मज्जा से। किससे? अस्थि मज्जा से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कितना? टी लिम्फोसाइट यहाँ पर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र होती है, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। देखिए टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है, ये भी क्वेश्चन जो है कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार। जी हाँ, 34 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कहाँ पर? अस्थि मज्जा में, पेट से, थाइमस से, या फिर यकृत से, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न जो होता है वो कहाँ से होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा से। कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 35, EcoRI एंजाइम का स्रोत है, EcoRI एंजाइम का स्रोत है BAMH1, ई कोली, ए और बी दोनों, इसके बाद हिंदी, ठीक है। तो इस तरीके से जो E-कोलाई एंजाइम का स्रोत हुआ। 35 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों 35 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, चलिए E-कोलाई जो है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 34 तक कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन भी कर लिए। 35 का जो राइट आंसर मैंने आपको बताया अभी बी। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। निम्न में से कौन कीट पक्षी पौधे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कीट पक्षी पौधे हैं?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन 36 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, टोटल आपका जो है इस सेट में टोटल 70 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन अगर करेंगे दोस्तों तो वीडियो जो है थोड़ा सा वो लंबी बन जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके, यानी कि टोटल आपका 70 क्वेश्चन है। जैसे कि पेपर देखिए 79, 79, 70, ठीक है, 69, 70। तो टोटल दोस्तों आपका जो है एक प्रकार का सेट जो है टोटल 10 करवाएंगे। एक सेट 2 दिन में करवाएंगे, ये आपका सेट 1 था, फिर आपका सेट 2 आएगा 50 नंबर क्वेश्चन के बाद, फिर सेट 3, सेट 4 आएगा। इस तरीके से देखेंगे तो फिर आपका जो सेटअप एग्जाम है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी और बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो हो गई, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों राइडो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।